Hey guys, welcome to Only Civil School. I hope you all are doing well. देखो गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज चला रहे हैं हम। ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन वीडियोस बना रहे हैं हम। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके चल रहे हैं और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। ये दूसरा वीडियो हम फ्रांसीसियों से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम अंग्रेजों को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अब फ्रांसीसियों का क्या था, देखो 1664 में गाइस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना की तथा फ्रांसिस जो कैरोन के द्वारा स्थापित किया गया सूरत में पहली फैक्ट्री को, फ्रांसिस कैरोन के द्वारा। ठीक है, और फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा 1673 में पांडिचेरी की स्थापना की गई, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, तथा वहाँ पांडिचेरी का पहला गवर्नर भी बना, कौन? फ्रांसिस मार्टिन। इस तरह जो पांडिचेरी है भारत में फ्रांसीसी बस्तियों प्रदेशों का मुख्यालय बन गया। वहीं 18वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेज तथा फ्रांसीसी भारत में आए एंड मुख्य रूप से कर्नाटक तथा बंगाल के क्षेत्रों में अपनी सर्वोच्च प्रभुत्वता के लिए लड़ते रहे। कहाँ? बंगाल, कर्नाटक, ये जितना दक्षिण वाला इलाका है और ये थोड़ा ईस्टर्न वाला इलाका है, यहाँ पर अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम बड़े, इसलिए ये आपस में लड़ते रहे। उसी के दौरान 3 कर्नाटक युद्धों का आविर्भाव हुआ। अतः अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को हरा दिया गया तथा यह पांडिचेरी तक ही सीमित रह गए। कौन? फ्रांसीसी दोस्तों। अब उसके दौरान हुआ क्या, देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ जो 1740 से 48 यानी कि 8 साल तक चला। इसकी स्वतंत्रता का विस्तार एक एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, जो 1748 में हुई थी। एला-शापेल की संधि, उसके द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या हुआ? समापन हुआ दोस्तों। ठीक है, वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 तक। यह अनिर्णायक रहा तथा दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों की शक्ति कम हुई। और ये दोस्तों 1754 के आसपास पांडिचेरी की संधि हुई, इसके द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 63 तक। यह निर्णायक युद्ध हुआ और पेरिस की संधि के साथ ये खत्म हो गया 1763 में। ठीक है, उस समय ऑस्ट्रिया का युद्ध भी हो रखा था यूरोप में, उसके दौरान ही ये हुआ था दोस्तों। अब पेरिस की संधि 1763 के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध का भी समापन हो गया और यहाँ पर अंग्रेजों की प्रभुत्व सत्ता धीमे धीमे पैर जमाने लगी दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं डैन और डेनमार्क उपनिवेश के बारे में देखते हैं। इन्होंने देखो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तथा 1620 में भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के निकट, पूर्वी तट पर है तंजौर के निकट ट्रैंकोवार जो बोलते हैं, कि एक फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, उनकी प्रारंभिक बस्तियां कोलकाता के निकट से रामपुर में थी। डेनिश फैक्ट्रियों को 1845 में अंग्रेजी सरकार को बेच दिया गया दोस्तों। डैन का व्यापारिक गतिविधियों के मुकाबले उनकी मशीनरी गतिविधियों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। कोई खास ट्रेड वेड के मामले में इनका कोई ज़्यादा योगदान नहीं था, लेकिन मिशनरी इनकी जो है गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा थी, यानी ईसाई मिशनरी वगैरह बहुत ज़्यादा जाते थे डैनियों की। अब देखो मुगलों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई। ठीक है, अब बात करते हैं। अब देखो औरंगजेब का शासन था 1658 से 1700 तक ये चला। उसके बाद मुगल शासन का अंत शुरू हो गया, जो औपचारिक तरीके से अंततः 1 नवंबर 1858 को अर्थात महारानी विक्टोरिया के घोषणा के साथ पूरी तरीके से खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजों की खराब नीतियों के कारण राज्य की स्थिरता कमजोर होती चली गई। औरंगजेब की खराब नीतियों के कारण, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी नीति क्या थी, दक्षिण की ओर इन्होंने रुख कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्धों तथा कमजोर शासकों ने इस साम्राज्य के पतन में अहम भूमिका निभाई। वहीं मोहम्मद शाह रंगीला ने 29 वर्षों, यानी अगर बात करें तो 1719 से 48 के लिए शासन किया, लेकिन फिर भी मुगल शासन का भाग्य पुनर्जीवित नहीं हो सका। हैदराबाद, बंगाल, अवध तथा पंजाब जैसे नए राज्य स्थापित हुए तथा मराठा ने भी अब सर उठाना शुरू कर दिया था दोस्तों। ठीक है, अब आगे समझो कुछ फैक्ट्स। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, बहादुर शाह, यानी जिन्हें शाह ए बेखबर बुलाया जाता था, इन्होंने 1709 से मार्च 1712 तक शासन किया। औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था बहादुर शाह। 63 वर्ष की उम्र में बादशाह बना तथा मराठाओं यानी कि शाहों की रिहाई, जाटों तथा राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई इसने। और सिख नेता शाह बहादुर द्वारा आक्रमण किया गया इसके काल में। बहादुर शाह के काल में सिख नेता बहादुर शाह जो है शाह बहादुर द्वारा आक्रमण किया गया बहादुर शाह के काल में दोस्तों। ठीक है, ये इसके काल में जो हुआ, इसके काल के कारण हुआ। अब दूसरा नेता राजा था जहादार शाह, जो फरवरी 1712 से फरवरी 1713 तक रहा। इसने इजारा की शुरुआत की तथा जजिया का उन्मूलन किया इसने। ये जहादार शाह बहुत ही ज़्यादा
अजीब तरीके का, बहुत ज़्यादा मतलब व्यवस्थित नहीं था, योग्य शासक नहीं रहा है। उसके बाद आई 1713 में फर्रुखसियर, ये 1719 तक रहे। सैयद बंधुओं की मदद से जहादार शाह की हत्या करने के बाद सैयद बंधुओं यानी कि अब्दुल्ला खान तथा हुसैन अली को नृप निर्माता ने उन्हें किंग मेकर के रूप में जाना जाता था, उन्होंने गद्दी पर फर्रुखसियर को बैठा दिया। धार्मिक सहिष्णुता तथा जजिया तथा धार्मिक यात्रा पर कर की समाप्ति की फर्रुखसियर ने। वहीं कुलीनों के द्वारा मारा जाने वाला पहला शासक कहलाया फर्रुखसियर। इसने अंग्रेजों को 1717 में 3 फरमान जारी की, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया उसको, ठीक है, जो इसने वहाँ की दीवानी और बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इसी के काल में दी गई। अब रफ़ी उद दराज इसके बाद आए जिन्होंने शासन किया, ये सबसे कम अवधि के लिए शासन करने वाला शासक बना। उसके बाद आया रफ़ी उद दौला, इसको शाहजहाँ द्वितीय के नाम से भी जाना गया, और ये भैया अफीम खाने का इतना आदी था कि शासन तो क्या ही करता दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे मैंने बात की 1719 से 48 तक, इसने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी, और 1724 में इसने निजाम उल मुल्क के द्वारा स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुई थी दोस्तों। और 1737 में दिल्ली पर बाजीराव प्रथम का आक्रमण हो गया। उसके बाद 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, और नादिर शाह इसी के काल में क्या हुआ, कहाँ पहुंचा, दिल्ली तक पहुंचा। नादिर शाह के द्वारा मुगलों की पराजय हो गई 1739 में करनाल के युद्ध में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, नादिर शाह के द्वारा मुगलों की पराजय हो गई। उसके बाद बनाया 1748 में अहमद शाह, जो बहुत ज़्यादा अयोग्य था। उसकी उधम बाई जो रानी माँ कहलाई, किबलाई आलम का दर्जा दिया गया, उसके हाथों सिंहासन सौंप दिया गया। उसके बाद आए आलमगीर द्वितीय 1754 से 58 तक, इनके काल में प्लासी का युद्ध हुआ 1757। प्लासी का युद्ध हुआ कब, 1757 में, आलमगीर द्वितीय के काल में दोस्तों। उसके बाद आया शाहजहाँ द्वितीय 1738 से 1759। उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ। और प्लासी का जो युद्ध था 1757 में दोस्तों, वो आलमगीर द्वितीय के काल में हुआ, इम्पोर्टेंट। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों 1765, तो इलाहाबाद की संधि हुई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और ये 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ खत्म हुआ, ठीक है। शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई शाह आलम द्वितीय के काल में दोस्तों, ठीक है। शाह आलम वो गोविंदपुरी और उसकी थी फर्रुखसियर के सामने काल में गए, सॉरी फॉर दैट। अब उसके बाद आया अकबर द्वितीय 1806 से 37 तक, इसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। और उसके बाद आए बहादुर शाह द्वितीय जफर, अंतिम मुगल बादशाह कहलाए, और 1857 के विद्रोह की राजा बने, और इन्हीं के काल में ये घटना हुई दोस्तों। अब देखो बाह्य आक्रमण कौन कौन से हुए ये समझो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बाह्य आक्रमण का काल कौन कौन सा था, कब कब हुआ। उत्तर पश्चिम से जो आक्रमण के खिलाफ हुए आंतरिक शक्ति द्वारा देखो क्या थे। नादिर शाह जो फारस से आया, उसने आक्रमण किया 1738 और 39 के दौरान। करनाल का युद्ध हुआ, इसमें मुगल हार गए। करनाल का युद्ध कब हुआ, 1739 में। लाहौर पर इसने कब्जा किया तथा मोहम्मद शाह जो रंगीला उसको बंधक बना लिया गया, और इसने सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और इसके द्वारा इसको मोर सिंहासन यानी मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर का जो हीरा था उसको लेकर ये लूटपाट करके और करोड़ों रुपए लूटपाट करके वापस हो गया। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। उसके बाद नादिर शाह के बाद आया अहमद शाह अब्दाली, उसका आक्रमण हुआ 1748 से 64 तक, उसके आक्रमण का एक काल था। अब आक्रमण हुए क्यों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आंतरिक शक्ति का एकता का अभाव था। जो आपस में हमारे राजा थे, जो राष्ट्रीय योगदान नहीं था उनमें, आपस में उनमें एकता की कोई मतलब यूनिटी का कोई कारण था ही नहीं कि आपस में वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे। इसलिए ये मौका मिल गया बाह्य शक्तियों को आने का। तो ठीक है, ये अहमद शाह अब्दाली जो है नादिर शाह का उत्तराधिकारी बना। पानीपत का तीसरा युद्ध इसने 1761 में लड़ा, और मराठाओं की इसमें बुरी हार हुई। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने क्या हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा, मराठाओं को बुरी तरह पराजित कर दिया। अब देखो मुगलों की पतन का कारण क्या था, ये समझो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। साम्राज्य संबंधी और क्षेत्र संबंधी अलग अलग कारण है। साम्राज्य संबंधी समझो, औरंगजेब के बाद के शासकों के द्वारा निरंकुश शासन चलाए गए, कोई ऐसा शासक नहीं था जो योग्य था। उसके बाद उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था। सेना का पतन होता चला गया। एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा शासित होने के लिए बहुत विस्तृत क्षेत्र था। औरंगजेब की दक्कन तथा धार्मिक नीतियाँ बहुत कट्टर थी। ईरानी तथा दुरानी राज्यों का द्वारा आक्रमण किया गया। ये थे साम्राज्य के संबंधी बहुत बुरे आक्रमण हुए, बहुत बुरी चीज़ें हुई, जिससे
क्या हुआ, साम्राज्य का पतन होता चला गया। अच्छे से समझो, तो जमींदार थे उन्होंने क्या किया, वंशानुगत कर दिया अपनी भूमि मालिकों के लिए, यानी कि जमींदारी सिस्टम अब क्या किया, हेरिडिटरी कर दिया, यानी कि उसका बेटा ही क्या होगा, जमींदार बनेगा। उसके प्रभाव तथा शक्तियों में वृद्धि होने लगी। जागीरदारी की शुरुआत हुई, यानी कि कुलीनों को जमीन देना, इससे आय में कमी होती चली गई। उसके बाद आर्थिक तथा प्रशासनिक समस्याएं, जैसे युद्ध के खर्चे बहुत बढ़ने लगे, खालिसा जमीनों में कमी होने लगी, राजों की विलासिता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, और तकनीकी प्रभावों का अभाव तो था ही था। और उसके बाद क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं तथा राज्यों का उदय, यानी कि कोई ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती थी और ना कोई राज्यों का उदय, यानी कि कोई ऐसा एनर्जेटिक था नहीं, बस सब मस्त थे। और इस तरह क्या हुआ, मुगलों का पतन का कारण होता चला गया धीमे धीमे। ठीक है, अब कौन कौन से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ उस दौरान, ये समझो। क्षेत्रीय तथा स्वतंत्र राजनीतिक प्रणाली की बात करें तो एक दूसरे से हमेशा युद्ध में उलझे रहे ये लोग। स्थानीय जमींदारों, व्यापारियों, स्थानीय कुलीनों तथा सरदारों के सहयोग से कार्य का संचालन होता रहा, जिससे उनके ऊपर ये डिपेंड रहे। ये सभी राज्य मुगल बादशाह को श्रेष्ठता और सर्वोच्चता स्वीकार करते थे तथा उनसे संबंध बरकरार रखते थे। वही बात करें, मजबूत तथा उन्नत सैनिक, वित्तीय प्रशासनिक प्रणाली का अभाव था, वैज्ञानिक तकनीकी उन्नतियों का अभाव रहा, और वहीं ये सारी चीज़ें होने के बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता चला गया। और कुछ कार्य 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है इस चीज़ को, कौन कौन सी, उत्तराधिकारी राज, स्वतंत्र राज और नई राज। देखो उत्तराधिकारी राज थे जैसे, वैसे मुगल प्रांत जो राज्यों में बदल गया तथा उनकी स्वतंत्र तथा स्वायत्त राजनीति थी। उदाहरण जैसे अवध, अवध में कौन था, सादत खान या बुरहानुल मुल्क, हैदराबाद में खिलज खान या निजामुल मुल्क, बंगाल में मुर्शिद कुली खान। वहीं स्वतंत्र राज्यों की बात करें दोस्तों, उस समय मुगल नियंत्रण वाले प्रांतों की अस्थिरता के कारण कुछ ऐसे राज्य बने जो स्वतंत्र हो गए, जैसे राजपूत, मैसूर, केरल केरल में मार्तंड वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। कुछ नए राज्य बने, ऐसे मुगल शासन के अंतर्गत बागियों द्वारा स्थापित राज्य, जैसे जाट, जाटों ने यानी कि जाट राज्य स्थापित किए, भरतपुर में चूड़ामन तथा बदन सिंह के द्वारा जाट राज्य की स्थापना की गई। सिख, मराठा, रोहिलखंड अली मोहम्मद खान के द्वारा किए गए स्थापित। इस तरीके से फरुखाबाद जैसे मोहम्मद खान बंगास और दिल्ली के पूर्व में आदि आदि लोगों ने क्या किया, नए राज्य स्थापित कर दिए, क्योंकि सेंट्रल शक्ति क्या थी, बहुत कमजोर थी। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी बहुत मजबूत रही हैं। देखो क्या था, कृषि की बात करें, तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ था उस समय, तकनीकी तरीके से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, कुछ ऐसे कारण भी रहे, जैसे कृषि में तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ था, कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी थी, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी दोस्तों। व्यापार तथा उद्योग की बात करें वहीं, तो निर्यात क्या था, बहुत कम था, आयात बहुत ज़्यादा था दोस्तों। जैसे निर्यात की बात करें, सूती वस्त्र, कच्चे रेशम तथा रेशमी कपड़े, नील, सोरा, अफीम, चावल, गेहूँ, चीनी, काली मिर्च तथा अन्य मसाले, कीमती पत्थर तथा दवाइयाँ, औषधियाँ आदि निर्यात किए जाते थे। आयात का बहुत भार था, यानी कि फारस की खाड़ी से मोती है, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवा तथा गुलाब जल। अरब से, याद रखना गाइस, पूछ सकता है कि कहाँ से क्या खरीदते थे, तो फारस की खाड़ी से मोती, कच्चा रेशम, ऊन, खजूर, मेवा तथा गुलाब जल। अरब से हम कॉफ़ी, सोना, औषधि तथा शहद। चीन से चाय, चीनी, चीनी मिट्टी के बर्तन तथा सिल्क। तिब्बत से सोना, कस्तूरी तथा ऊनी कपड़े। अफ्रीका से हाथी के दांत तथा औषधियाँ। और यूरोप से ऊनी कपड़े, तांबा, लोहा, शीशा तथा कागज का क्या करते थे, आयात करते थे, मंगवाते थे वहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये समझो आगे, आगे क्या है, कपड़े उत्पादन के केंद्र जो बड़े ना आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कपड़े उत्पादन के जो केंद्र थे दोस्तों, वो कौन कौन से थे। नंबर 1 ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौद, चंदेरी, बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मछलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिकागोल, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरई। ठीक है, ये कपड़े उत्पादन के केंद्र थे हमारे। जहाज निर्माण के केंद्र कौन से, महाराष्ट्र, आंध्र क्षेत्र था, बंगाल, कालीकट तथा कोल्लम, ये जहाज निर्माण के क्षेत्र थे। वही प्राचीन शिक्षा पर निर्भरता के साथ पारंपरिक शिक्षा क्या थी, शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा जो है हिंदुओं यानी कि पाठशालाओं में तथा मुसलमानों को यानी कि मकतबों में व्यापक रूप से दी जाती थी। महिला शिक्षा पर शायद ही ध्यान दिया गया हो, कोई खास ध्यान दिया गया नहीं महिला शिक्षा पर। उच्च शिक्षा की बात करें तो चतुष्पति यानी कि बिहार या टोल जो बंगाल में, वहाँ दी जाती थी। काशी यानी कि वाराणसी में, तिरूत यानी कि मिथिला जो नादिया है, तथा उत्कल में संस्कृत शिक्षा दी जाती थी। मदरसों में अरबी तथा फारसी में उच्च शिक्षा का दिया जाता था। उच्च शिक्षा के संस्थान थे मदरसे, जो अरबी और फारसी में जो उच्च शिक्षा का ज्ञान देते थे। फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था अजीमाबाद जो कि पटना में है। ठीक है, कहाँ था, अजीमाबाद पारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
समाज में क्या था देखो, पारंपरिक तथा रूढ़िवादी समाज था। हिंदू जो है पितृ सत्तात्मक तथा दृढ़ जाति व्यवस्था पर आधारित था। मुस्लिम शिया सुन्नी शरीफ कुलीन विद्वान आदि तथा अलिफ यानी कि निचले वर्ग में विभाजित था। महिलाएं पर्दा प्रथा सती प्रथा बाल विवाह बहुविवाह दहेज प्रथा से प्रताड़ित थी। और दास प्रथा जो है इन्हें घरेलू नौकर सेवक के बजाय वंशानुगत नौकर माना जाने लगा। ये बहुत बड़ी समस्या थी हमारे समाज में। कई चीज़ तो आज भी हैं जो देखी जाती है दोस्तों। कला वास्तु कला एवं संस्कृति का विकास कैसे था? आसफउद्दौला जो है लखनऊ में उसने इमाम बड़ा 1784 में बनवाया। किसने? आसफउद्दौला ने। वहीं सवाई जयसिंह ने गुलाबी शहर जयपुर 5 वेधशालाएं कांका दिल्ली उज्जैन जयपुर बनारस मथुरा वहाँ स्थापित की। और जिस मोहम्मद शाही यानी कि खगोलीय अध्ययनों के लिए शाही समय सारणी तैयार की। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध पद्मनाभपुरम महल बनवाया। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? पद्मनाभपुरम महल दोस्तों, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। कला की राजपूताना तथा कांगड़ा शैली का विकास हुआ। उर्दू जैसे मीर सौदा नाजिर और मिर्जा गालिब आदि प्रसिद्ध कवि शायर निकले यहाँ से। तमिल का क्या था? तमिल मुनावर के द्वारा सितार वादन किया गया। मलयालम कंचन नाम्बियार द्वारा समृद्ध किया गया। पंजाबी में वारिस शाह द्वारा हीर झांझा गाया गया, मतलब गाया गया ही मतलब इसकी विकास किया गया। सिंधी में अब्दुल लतीफ के द्वारा रिसालो जो है दोस्तों कविता का संग्रह है। तो ये है रिसालो कविता का संग्रह। तो ये सब क्या किया गया? स्टार्ट किया गया इसके द्वारा, ठीक है। अब देखो भारत में अंग्रेजी सत्ता का एकीकरण तथा विस्तार कैसे हुआ ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में अंग्रेजी सत्ता का विकास तथा एकीकरण। देखो ओटोमन साम्राज्य के द्वारा एशिया माइनर जो है वहां पर विजय प्राप्त करने के लिए 1453 में कस्तूरबा पर कब्जा कर लेने के बाद सभी व्यापारिक मार्ग यानी कि तुर्की साम्राज्य के शासन में नियंत्रण में आ गए, ठीक है। वहीं व्यापारी मार्गों पर वेनिस तथा जेनोआ का भी एक अधिकार था। इसलिए यूरोपीय व्यापारियों को एशिया तथा इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीपों के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज करने की जरूरत पड़ी। साथ ही उन लोगों ने आशा अंतरीप की भी खोज की थी दोस्तों। पुनर्जागरण के बाद स्पेन के कोलंबस के द्वारा, स्पेन के जो कोलंबस है उनके द्वारा 1492 ईस्वी में दोस्तों क्या किया गया? 1492 ईस्वी में क्या किया गया दोस्तों? अमेरिका की खोज की स्पेन के कोलंबस ने, ठीक है। वहीं पुर्तगाल के वास्को डे गामा ने उस 1498 में भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज कर डाली। 16वीं शताब्दी की बात करें, आयरलैंड की जीतने के साथ ही अंग्रेजों के विजय अभियान का प्रारंभ हुआ। गुजरात केरल मद्रास बंगाल बिहार तथा उत्तर प्रदेश में डच फैक्ट्रियां थीं, परंतु उनकी दिलचस्पी मुख्य रूप से इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा तथा मसालों के द्वीप में थी दोस्तों। इधर भारत में अंग्रेजी सत्ता का एकीकरण तथा विस्तार, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार तथा प्रभाव का विकास 1600 से लेकर 1714 तक था, ये समझो। सबसे पहले 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। व्यापारिक प्रतिष्ठान कहाँ पर? व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थान के रूप में स्थापना हुई। पश्चिमी तट की बात करें तो व्यापार करने की अनुमति देने के लिए हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, जहां से उसे शाही फरमान प्राप्त हुआ, ठीक है। 1615 में थॉमस रो को मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने के लिए एक शाही फरमान प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक है। दक्षिण भारत जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा। इनके तो आने के बाद दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोली? मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की। मछलीपट्टनम से हटाकर मद्रास को व्यापारिक केंद्र बनाया गया तथा फोर्ट सेंट जॉर्ज को किलाबंदी की गई दोस्तों। और 1668 में बॉम्बे द्वीप प्राप्त हुआ इन्हें पुर्तगालियों से। इनके सबसे प्रमुख प्रतिनिधि थे मराठा। पूर्वी भारत की बात करें तो 1633 में उड़ीसा में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। वेरी इंपोर्टेंट, 1633 में उड़ीसा में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई अंग्रेजों द्वारा, ठीक है गाइस। सबसे पहले 1608 में सूरत में, उसके बाद कहाँ पर हुई? मछलीपट्टनम 1611 और 1633 में उड़ीसा में, ठीक है, दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में। अब देखो समय अवधि समझो। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1609 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के चलते फरमान प्राप्त करने में ये असफल हो गई। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के मुगल प्रशासक से, जो सूरत का प्रशासक था, वहाँ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की तथा मछलीपट्टनम में भी उन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1615 में कंपनी ने दक्षिण में अपने आने वाली अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की। 1618 में थॉमस रो 2 फरमान प्राप्त करने में सफल रहे, जिसमें से पहला बिना कर या प्रतिबंध के आंतरिक व्यापार की छूट
दूसरा था आगरा, अहमदाबाद और बड़ौस में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त। ठीक है। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से कंपनी को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ, जिससे उनके व्यापार की समृद्धि तथा सुरक्षा सुनिश्चित हुई। 1633 में पूर्वी भारत में हरिहरपुर, बालासोर, उड़ीसा में कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला 1633 में। ठीक है। 1639 में चंद्रगिरी के सरदार ने अंग्रेजों को मद्रास दिया, चंद्रगिरी के सरदारों ने। ठीक है। जल्दी मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया तथा उसने मछलीपट्टनम की जगह ले ली। 1691 में कंपनी की गैस मछलीपट्टनम कहाँ पर है पता है? इस दक्षिण में है, साउथ में। कंपनी की हुगली, बंगाल, कासिम बाजार, पटना तथा राजमहल में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1662 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगालियों के जो राजकुमारी ब्रेगेंजा की कैथरीन से शादी करने के बाद बॉम्बे को दहेज के रूप में प्राप्त कर लिया। 1667 की बात करें, औरंगजेब के द्वारा बंगाल को अंग्रेजों को बंगाल के व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया इन्होंने, और 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी को सूरत से हटाकर बॉम्बे करके उससे मुख्यालय बना दिया गया। यहाँ से बहुत उत्पीड़न शुरू हुआ दोस्तों। 1691 में कुछ टकराव के चलते मुगलों ने हुगली पर आक्रमण कर दिया। जॉब चार्नोक ने 1691 में मुगलों की साथ संधि की और सुल्तानती वापस लौट गए। 3000 रुपये अदा करने के बाद अंग्रेजों को बंगाल से व्यापार करने के लिए शाही आदेश प्राप्त हुआ। वहीं 1700 में उन्होंने सुल्तानती गोविंदपुर तथा कालीगढ़ का विकास करके उनके एकीकरण के माध्यम से कलकत्ता शहर का निर्माण किया, जिसका संरक्षण बंगाल के मुगल शासक गवर्नर के द्वारा किया जाता था। क्लेबंद बस्तियों को जो फोर्ट विलियम 1700 नाम दिया गया तथा जो सन 1911 तक भारत में अंग्रेजी हुकूमत की राजधानी बना रहा। अब 1717 समझो। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसमें बंगाल, गुजरात तथा हैदराबाद में कंपनी को व्यापार पर प्रतिबंध तथा करों से संबंधित बड़ी संख्या में छूट प्रदान की गई। ठीक है। क्या था इन छूटों में शामिल? क्या था? कंपनी के आयात तथा निर्यात को करों या चुंगी से छूट प्रदान, इनकी कोई कर चुंगी नहीं देनी है। उनके सामानों को आवाजाही के लिए उन्हें दस्तक जारी करने का अधिकार प्रदान किया कि भैया आप चाहो तो दस्तक जारी कर दो। हैदराबाद में कर रहित व्यापार करने का अधिकार मिला इन्हें, और कंपनी के द्वारा ढाले गए सिक्कों का पूरे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मुद्रा के रूप में वैधता हासिल कर ली। जो कंपनी सिक्के डालेगी वो पूरे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत क्या होंगे? वैलिड बने जाएंगे। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो खतरनाक काम इसने करवाया फर्रुखसियर ने 1717 में। तो गाइस आगे अगले वीडियो में देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजों की विजय कैसे हुई, क्या हुई। तो यहाँ तक अभी रहने देते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस। ठीक है। थैंक यू फॉर दैट।